तस्वीर सामने आई है। यहाँ कोविड मरीज की मौत के बाद उसके परिजन उसे शव को पैदल ले जाते दिख रहे हैं। हरपालपुर क्षेत्र के बटमापुर गांव की ये तस्वीर है। बताया जा रहा है कि कोविड मरीज की अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उन्होंने अस्पताल में एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई, जिसके बाद वो शव को पैदल लेकर ही निकल पड़े। ये बॉडी को पैक किया गया है उसमें जो डेड बॉडी बैग होता है, लेकिन इसके परिवारजनों ने जो है किसी एम्बुलेंस की मांग नहीं की है। ये अपने आप इसको उठा के ले जा रहे हैं। ये ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है। यहाँ पर जो है हमारे पास एम्बुलेंस है। जब कोई कॉल करता है तो उससे हम उसको उसके गंतव्य स्थान तक उसके बॉडी को पहुँचाते हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने डेड बॉडी को बैग में रख दिया और शव ले जाने को बोल दिया। वो लोग डेथ सर्टिफिकेट और शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग करते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इनकी कोई मांग नहीं सुनी, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें शव को अस्पताल से पैदल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रास्ते में मौजूद पुलिस ने जब डेड बॉडी को पैदल ले जा रहे इन लोगों को देखा तो एक निजी एम्बुलेंस मंगवाकर शव को उनके गांव तक भिजवाया। निजी अस्पतालों के ओवरचार्जिंग के मामले में सीएम योगी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसा करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि निजी अस्पतालों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो। वहीं टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और सभी जिलों में वेंटिलेटर्स की व्यवस्था पर नजर रखें, साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। सीएम योगी ने कहा कि पोस्ट कोविड मेडिकल समस्याओं का ट्रीटमेंट हो, ब्लैक फंगस के इलाज की दवा का पर्याप्त स्टॉक हो और वैक्सीन बर्बाद न हो। पूरी रणनीति है जो ट्रेस करने की, टेस्ट करने की और फिर ट्रीट करने की, और उसके साथ साथ जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू की, ये जो एक रणनीति है, इस रणनीति का जो है परिणाम है। इसके अलावा सरकार ने शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे और मास्क पहनना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कोरोना को लेकर सख्त टिप्पणी की है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को खुद ही कोरोना की वैक्सीन बनाने का सुझाव दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएचयू, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और मेरठ मेडिकल कॉलेज को एसजीपीजीआई स्तर का बनाया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि हर गांव में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस होनी चाहिए। हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 30 बेड से ऊपर वाले हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन प्लान पर रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कमाल है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार का और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। वो ये हल्ला मचाते चारों तरफ घूम रहे हैं कि WHO ने हमारी हेल्थ व्यवस्था की गांव की तारीफ की है। अरे भैया, इसी देश का, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय कह रहा है कि गांव में जो व्यवस्थाएं हैं वो राम भरोसे हैं। यूपी में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। राहत की बात यह है कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है, वहीं रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में पॉजिटिविटी रेट लगभग 3% है तो रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो चुका है, जो कोरोना से लड़ाई में एक अच्छा संकेत है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 8,737 कोरोना केस मिले हैं, जबकि 21,108 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 255 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इस तरह प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1,36,342 रह गई है। 30 तारीख के एक्टिव केसेस के पीक की तुलना में अब 56% केसेस की संख्या में कमी आई है, 56%, और रिकवरी का रेट इसके कारण से तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में अब तीसरा सरकारी ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है। रोहनिया दीनदयाल हॉस्पिटल के बाद अब मंडलीय अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है। इसके लिए गुजरात से 660 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट यहां पहुंच चुका है और इसे लगाने की तैयारी जोरों पर की जा रही है। इससे पहले काशी में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी के अथक प्रयासों से अब यहाँ के अस्पताल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गुजरात भरूच से यूपीएल लिमिटेड कंपनी से यह प्लांट आया है और करीब 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस काट के आया है और 13 तारीख को निकला था और ये करीब कल पहुंचा है और ये प्लांट की कैपेसिटी है 40 nm³ पर आवर।
ओके। और ये प्लांट अभी पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ इंस्टॉल होने जा रहा है। कितना लाभ मिलेगा इससे लोगों को? ये लाभ की तो बात करें तो कैपेसिटी के हिसाब से 120 से 130 लोगों को लाभ मिल सकता है इसको प्रतिदिन। यस। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बरेली में पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरित किए। वरुण गांधी ने सीएससी बहेड़ी को 20 ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। वहीं वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के लोगों की मदद के लिए 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर खुद ही जिले में पहुंच गए और सभी चीजें डीएम को सुपुर्द की। वरुण गांधी ने कहा कि जिस तरीके से मैं अपनी मां की सेवा कर रहा हूं, उसी तरीके से पीलीभीत के लोग भी मेरे परिवार की तरह हैं और संकट की इस घड़ी में यहाँ के लोगों की जान बचाना फर्ज है। मेरी माँ खुद कोरोना से इस समय संक्रमित है। जैसे कि मैं अपने माँ के लिए अपने प्राण दे दूंगा उनको बचाने के लिए, वैसे भी पीलीभीत में जितने भी लोग आज यहाँ खड़े हैं, जितने बीमार हैं, जितने संक्रमित हैं, वो सब मेरे लिए अपने माँ के समान हैं, मेरे बाबा के समान हैं, मेरे अपने खून के समान हैं। कोरोना के मरीजों का मानसिक तनाव कम करने को लेकर कोविड कंट्रोल रूम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जा रही है। आमतौर पर देखा गया है कि कोरोना होने के बाद मरीज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इस डिप्रेशन की वजह से मरीजों को ठीक होने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा कोरोना मरीजों का मानसिक तनाव कम करने के लिए अब मेरठ कोविड कंट्रोल रूम में बड़ी कवायद की जा रही है। यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोगों को डिप्रेशन के दौर से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी कोविड सर्वाइवर हैं, उनके तो मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, तो उन लोगों के लिए हम सिर्फ इतनी सलाह देना चाहेंगे कि पहले तो सबसे पहली बात है वो सकारात्मक रहें, क्योंकि अगर आप रिसर्च को देखें तो इम्यूनिटी पावर और सकारात्मकता के बीच में बहुत बड़ा एक कोरिलेशन पाया गया है। आदमी के अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करेगा। हमीरपुर जिले में यमुना नदी में शव मिलने के मामले में शासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसके चलते यहां एसडीआरएफ की टीम को भेजकर नदी में पेट्रोलिंग शुरू करवा दी गई है, जो नदी में शवों को खोजकर उनका अंतिम संस्कार करवा रही है। साथ ही वो उन लोगों पर भी नजर रख रही है जो चोरी छिपे शवों को नदी में फेंक कर फरार हो रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के आला अफसर भी यमुना और बेतवा नदी के प्रमुख घाटों पर नगर पालिका कर्मियों की तैनाती कर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक हफ्ते पहले लगभग 1 दर्जन से अधिक शव नदी में उतराते हुए मिले थे। मृतक के परिजन शवों का अंतिम संस्कार न करके उन्हें सीधे जल में प्रवाहित कर रहे थे। इसके बाद शासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीआरएफ की टीम भेजी है। करी गई नगर पालिका से कि सभी पुल पर और सिंहेश्वर मंदिर में और जो अपना शमशान घाट है वहाँ पर अपनी कर्मचारियों की टीम लगाई है 24 घंटे कि कोई भी बिना दाह संस्कार किए कोई भी ऐसा प्रवाहित ना करे। और इसी तरह हम पुल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा रहे हैं कि कोई बाहरी जनपद की गाड़ी आके इस तरह से कोई फेंक ना जाए। प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों को दफनाए जाने के मामले में योगी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और नदियों के किनारे एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने बताया कि कोरोना काल में नदियों के किनारे दफनाए गए शव कोविड मरीजों के नहीं है, बल्कि ये सामान्य मौतों के शव हैं। उन्होंने कहा कि शव के दाह संस्कार में अगर कोई परेशानी हो रही है तो प्रशासन की तरफ से उनकी मदद की जाएगी। कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए फाफामऊ घाट को तय किया गया है। नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए उनके पेटे में जहां पानी आता है वहां पर इस तरह के संस्कार को वर्जित किया गया है। हमारी एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम है। जो महत्वपूर्ण घाट है उसके किनारे किनारे वो पेट्रोलिंग उनकी लगी है कि कुछ लोग नदी में भी जल अपना शव प्रवाहित करने की शिकायत मिली थी, एक तो उसको रोका जा रहा है और जो नदी का किनारा जो घाट है वहाँ पर पुलिस फोर्स और पीएसी लगाई गई है। लोगों को समझाया जा रहा है कि वो अपने घर से दूर यहाँ ला करके उसको गाड़ने का कार्य न करे। यदि किसी के पास कोई आर्थिक समस्या है जिसके कारण वह दाह संस्कार नहीं कर पा रहा है, उसकी मदद की जा रही है। बलिया में अंतिम संस्कार में संवेदनहीनता और लापरवाही करने के मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। बलिया में पुलिस कर्मियों ने लावारिस शव को टायर से जलाया था। इस पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि 5 पुलिस कर्मियों पर टायर के सहारे शव को जलाने का आरोप है। पूरा मामला फेफना थाने के मालदा घाट का है।
कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। शामली के सोंटा रसूलपुर गांव में रहस्यमय बुखार से एक सप्ताह में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जबकि कई लोग अभी भी बुखार से संक्रमित हैं। अचानक मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को गांव में कोरोना फैलने की आशंका है, लेकिन अभी कोई भी साफ तौर पर ये नहीं बता पा रहा है कि कोरोना का संक्रमण है। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और बताया है कि जिले के सभी गाँव के लिए निगरानी दस्ता बनाया गया है, जो घर घर जाकर लोगों की जानकारी ले रहा है। साथ ही एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अगर किसी गाँव में कोई परेशानी हो तो फोन कर जानकारी दी जा सकती है और जल्द समाधान का भरोसा भी दिया गया है। शामली जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं, जिसमें आशा एनएम की टीम जा रही है, निगरानी समिति उनका सहयोग कर रही है। डोर टू डोर जाके एसिम्प्टोमेटिक लोगों की पहचान कर रही है और उनको मेडिकल किट का वितरण कर रही है। 5 दिन का अभियान पहले चला था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि सभी गाँव जो है कवर हो जाएँ। किसी कारण से अगर कोई गांव छूट रहा है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम पे दे सकते हैं। उस गांव में भी हम विशेष अभियान चलाते हैं। कानपुर के कमिश्नर राजशेखर ने कानपुर देहात में जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मकसद ये जानना था कि जिले में कोविड-19 मरीजों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और सरकार के आदेशों का कितना पालन हो रहा है। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएमओ राजेश कटियार से जब वैक्सीन के बारे में पूछा कि फिलहाल कितनी वैक्सीन बची हुई हैं और कुल कितनी वैक्सीन आई थी, तो सीएमओ रजिस्टर का पन्ना पलटने लगे। इसके बाद कमिश्नर ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और उन्हें छुट्टी पर जाने की सलाह दी। आपको पता होना चाहिए कि कल कितना था, आज कितना है और कल कितना है। फिर 3 दिन का तो आपको बिल्कुल संख्या रखनी है कि 1000 2000 कितना होगा। मुझे पता रहता था कि मेरी मदद पर आई मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस पर आता हूँ, 4 घंटे ही बैठ पाता हूँ, बाकी डॉक्टर जानकारियाँ देखते हैं। तो बेटर है कि आप लेके जाइएगा। एक काम अच्छा करिए आप। कमिश्नर ने डीएम को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मंडल आयुक्त ने कहा कि इस बात की हर दिन जानकारी ली जाए कि जिले में कितने लोगों को वैक्सीन लगी है और कितनी वैक्सीन अभी अस्पताल में मौजूद है। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने कोरोना काल के गिद्धों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने एनजीओ की आड़ में ठगी करने वाले एक गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये लोग कोरोना संकट के दौरान दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोपी हैं। पुलिस ने इस गिरोह की 2 महिला आरोपियों समेत 4 को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और नकली दवाई रखने का आरोप लगाते हुए पैसों की डिमांड कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 4 लोगों को धर दबोचा है। थाना लोनी पर एक मेडिकल स्टोर द्वारा यह शिकायत की गई कि कुल 4 लोग उनकी दुकान पे आए। उन्होंने अपने आप को एक मानवाधिकार संगठन का कार्यकर्ता बताते हुए उन पर आरोप लगाया कि आप नकली और प्रतिबंधित दवाएं बेचते हैं और मामले को रफा दफा करने के एवज में अवैध रूप से 50,000 रुपये की मांग की। इस संबंध में इन्होंने हमें शिकायत दी। FIR पंजीकृत कर 4 जो अभियुक्त हैं गिरफ्तारी की गई है। साबित हुआ। रिलायंस ने कहा है कि एम्बुलेंस और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाड़ियों में हर रोज 50 लीटर फ्री डीजल दिया जाएगा। ये व्यवस्था पूरे देश में रहेगी। जिला प्रशासन रिलायंस पेट्रोल पंप को एम्बुलेंस और गाड़ियों की लिस्ट देगा। उसके बाद रिलायंस के किसी भी पेट्रोल पंप से हर रोज 50 लीटर डीजल मुफ्त में लिया जा सकेगा। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने रिलायंस की इस पहल का स्वागत किया है। लखनऊ में उन्होंने कुछ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। जो एम्बुलेंसेज हैं जो कोविड मरीजों को लाने ले जाने के लिए लगी हुई हैं और ऑक्सीजन जो ढो रही हैं गाड़ियां, उनको प्रतिदिन 50 लीटर डीजल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देना तय किया है और उसका विधिवत शुभारंभ आज लखनऊ में यहाँ हो रहा। पूरे देश में ऐसा उन्होंने देने का निर्णय लिया है। देश में जब ऑक्सीजन क्राइसिस हुई तब RIL ने जामनगर रिफाइनरी में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाकर राज्यों की मदद की और अब डेली 50 लीटर डीजल मुफ्त पेट्रोल के ऐलान से भी सरकारों को काफी मदद मिलेगी। में राजधानी लखनऊ में जो 2 रिलायंस के पेट्रोल पंप है, उन पेट्रोल पंपों पर अब रोजाना 50 लीटर डीजल और पेट्रोल मुफ्त में इन वाहनों को मुहैया कराया जाएगा और ये सेवा आगामी 30 जून तक जारी रहेगी। देश भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों के डीएम से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी डीएम की भूमिका की जमकर तारीफ की। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री ने लोकल कंटेनमेंट जोन बनाने और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने संवाद के दौरान कहा कि आपका जिला जीता तो देश जीतेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आपकी भूमिका अहम है और डीएम कोरोना से लड़ाई में कमांडर हैं। जमीन पर लड़ाई कमांडर ही लड़ता है। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने
अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के ताऊ के लड़के जितेंद्र बालियान की कोरोना से मौत हो गई। जितेंद्र बालियान पिछले लगभग 10 दिनों से कोरोना संक्रमित थे और ऋषिकेश के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिनों से उनकी हालत नाजुक थी। उनके निधन की खबर आने से उनके पैतृक गांव कुटबी में शोक की लहर फैल गई। संजीव बालियान की मौजूदगी में कोविड नियमों के तहत शव का अंतिम संस्कार किया गया। लगभग 10 दिन से एम्स में एडमिट थे, उनको भी कोरोना हुआ था। उनके एक और भाई, उनको भी कोरोना हुआ। डॉक्टर संजीव बालियान व्यक्तिगत रूप से वहां जा करके उसको वॉच भी कर रहे थे, मदद भी कर रहे थे, डॉक्टर से लगातार बातचीत भी कर रहे थे और कोरोना काल में लोगों की मदद भी कर रहे थे। लेकिन ईश्वर की नीति को जो भी मंजूर है, जितेंद्र बालियान जी अभी जो उनका निजी गाँव है कुटबा, उसके प्रधान भी निर्वाचित हुए थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत उनके परिवार के कई सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए थे। संजीव बालियान ने खुद होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना को मात दी। वहीं उनके ताऊ के लड़के मृतक जितेंद्र बालियान और राहुल कुटबी भी कोरोना संक्रमित थे। कोरोना पर टूल किट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार अब कोर्ट में पहुंच गया है। बीजेपी का आरोप है कि इस महामारी में सोशल मीडिया पर टूल किट के जरिए कांग्रेस पीएम मोदी की इमेज खराब करने की साजिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे फर्जी बताते हुए जेपी नड्डा, संबित पात्रा, बीएल संतोष और स्मृति ईरानी के खिलाफ दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। कांग्रेस का आरोप है कि इन नेताओं ने देश में अशांति फैलाने और सांप्रदायिक विवाद फैलाने के मकसद से सोशल मीडिया के जरिए झूठी बातें फैलाई हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि संबित पात्रा, बीएल संतोष सहित बीजेपी के अन्य लोगों ने जेपी नड्डा के कहने पर एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किया। इतना ही नहीं, इसके लिए इन लोगों ने एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट का लेटर हेड भी तैयार किया। ये एक एफआईआर दर्ज की है जेपी नड्डा, संबित पात्रा, बीएल संतोष, स्मृति ईरानी एवं अन्य नेताओं के खिलाफ, जिन्होंने इस तरह के फर्जी कागज को अपने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे प्रेस वार्ता के जरिए लोगों को दिग्भ्रमित करने की चेष्टा की और असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की है। शादी समारोह में गई एक युवती के साथ रेप का आरोप लगा है। दरअसल पूरा मामला हरदोई के सांडी इलाके का है। युवती बारात में गई थी, वहीं किशोरी ने एक युवक पर रेप का आरोप लगाया। इस दौरान किशोरी की चीख सुनकर लोगों ने आरोपी युवक को भी पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना सांडी पर थानाध्यक्ष सांडी को एक व्यक्ति द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री के साथ एक युवक जो कि एक शादी समारोह में गाँव में सम्मिलित होने आया था, उसने उसके साथ बुरा काम किया है। पुलिस को जैसे सूचना मिली तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और आरोपी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।